विशाल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। चलिए, लास्ट टॉपिक जो हमने बायोलॉजी में कवर किया है वो था क्या? भ्रूण का विकास, साथ ही भ्रूणपोष का विकास। कि जैसे ही निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद बनने वाली रचना का नाम क्या था बेटा? पुष्पीय पादपों में जैसे ही निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद एक रचना बनी युग्मनज, और दूसरी बार निषेचन हुआ तो दूसरी बार निषेचन के बाद एक रचना बनी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इसके अंतर्गत कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है कि युग्मनज जो है वो धीरे धीरे करके वृद्धि करता है और क्या बनाता है? भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। ठीक है, भ्रूण बनाता है और साथ ही साथ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक धीरे धीरे वृद्धि कर कर भ्रूणपोष में बदल जाता है। ठीक है, भ्रूणपोष में बदल जाता है। भ्रूणपोष का काम है या भ्रूणपोष ऊतकों का काम है नए बन रहे विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ये हो कहाँ रही है बेटा? तो ये हो रही है एक परिपक्व मादा का जो अंडाशय है उस अंडाशय के अंदर एक और रचना है जिसे कहा जाता है बीजांड। ये है बेटा अंडाशय। अंडाशय के अंदर की रचना को हम क्या कह रहे हैं? बीजांड। तो ये रहा बीजांड, और बीजांड के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है। बीजांड के अंदर ही ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये रहा बीजांड, और फिर बीजांड के अंदर हम इस प्रोसेस को करवाएंगे। तो देखो यहाँ पर युग्मनज धीरे धीरे करके सेंटर में आ गया। क्या बन गया? ये भ्रूण, और इसी के साथ संलग्न रहता है भ्रूणपोष। इसी के साथ संलग्न रहता है भ्रूणपोष। तो यहाँ भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों साथ साथ में होते हैं। भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों साथ साथ में होते हैं। और ये जो सब होता है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद होता है। ये जो बाहरी संरचना है इसे हम कहते हैं बेटा अंडाशय। एक मादा पुष्प का जो स्त्री केसर भाग है उसका ये अंडाशय है। और अंडाशय के बाद ये जो रचना हमने बनाए हैं ये क्या है? बीजांड है। ठीक है, तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है निषेचन पश्च घटनाएं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक पादप के पुष्प के अंदर, अंडाशय के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, निषेचन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और किन किन संरचनाओं का निर्माण होता है, हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ना बेटा क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है आपके वो कहीं से भी कुछ भी उठ जाते हैं। तो आपकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अब ध्यान से देखना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया कि बेटा फ्लावर्स में निषेचन 2 टाइम्स होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक बार निषेचन हुआ, युग्मनज बना, तो इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया था बेटा युग्मक संलयन। और दूसरी बार निषेचन हुआ, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, तो इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया था त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 केंद्रक बने थे और यहाँ 2 केंद्रक बने थे। ठीक है, चलो अब जब युग्मनज से भ्रूण बन चुका है, मैं आपको कल द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, सबको समझ में आया भी होगा। लास्ट लेक्चर में हमने युग्मनज से भ्रूण बनाने की प्रक्रिया समझी, भ्रूण के टाइप समझे, एक बीजपत्री भ्रूण भी समझा और द्विबीजपत्री भ्रूण भी समझा। अब देखो क्या होने वाला है। अब क्या बोलते से ये जो बीजांड है ना इसके अंदर भ्रूण बन चुका है, भ्रूण के साथ भ्रूणपोष भी संलग्न है। अब धीरे धीरे करके ये जो भ्रूण है ये करता है बेटा वृद्धि। भ्रूण जो है ये क्या करता है? वृद्धि करता है।
साथ ही साथ भ्रूणपोष भी इसको लगातार पोषण देते रहता है भ्रूण को, ताकि वो वृद्धि करे और धीरे धीरे करके ये भ्रूण बीजांड के अंदर भ्रूण वृद्धि करके धीरे धीरे करके काय में बदल जाता है बेटा। जो भ्रूण है वो धीरे धीरे करके बीज में बदल जाता है, भ्रूण धीरे धीरे वृद्धि करके बीज में बदल जाता है। जो बीजांड है ना, बीजांड के दो आवरण होते हैं हमें पता है, एक होता है बेटा बाह्य आवरण और दूसरा होता है अंतः आवरण। बीजांड के पास कितने आवरण हैं? दो, एक बाह्य और दूसरा अंतः आवरण। बाह्य आवरण को आउटर इंटेग्यूमेंट और अंतः आवरण को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। जो बाह्य आवरण है बीजांड का वो बीज का बाहरी आवरण बना लेता है। ये पूरा इतना स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके बदल जाएगा बेटा बीज में, और इस बीज में जो बीजांड का बाहरी आवरण है वो बीज का बाहरी आवरण बन जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जब बीज का निर्माण होगा ना तो जो बीजांड है ये बीजांड का जो बाह्य आवरण है वो बीजांड का बाह्य आवरण बीज का बाह्य आवरण बन जाता है। और जैसे ही बीजांड का बाह्य आवरण बीज का बाह्य आवरण बनेगा इसे बेटा बीज चोल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीज चोल कहते हैं। और फिर धीरे से बीजांड का जो अंतः आवरण है, इस बीजांड का अंतः आवरण भी धीरे धीरे करके सूखता है और सूख कर बीज का अंतः आवरण बना लेता है। और जैसे ही बीजांड के अंतः आवरण ने बीज का अंतः आवरण बना लिया, इस संरचना को बेटा टैगमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगमेन कहते हैं। धीरे धीरे करके जो यहाँ पे बीज के अंदर सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ भरा होगा, ठीक है, बीज के अंदर, क्योंकि भ्रूणी अवस्था से बीज में बदल रहा है, ठीक है, तो बीज के अंदर जो सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ है भ्रूणपोष के रूप में सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ है वो धीरे धीरे करके सूखता है, क्योंकि बीज सूखेगा, ड्राई होगा, तो जो सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ है वो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ में बदल जाते हैं। जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ में बदल जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या हो रहा है। निषेचन के बाद धीरे धीरे करके युग्मनज से भ्रूण बनता है। द्विबीजपत्री का भ्रूण अलग होता है, एक बीजपत्री का भ्रूण अलग होता है। भ्रूणी अवस्था में ही बीज पत्र बन जाता है, प्रांकुर बन जाता है, मूलांकुर बन जाता है, मतलब बीज के जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो सारे बन जाते हैं। फिर भ्रूण जो है वो धीरे धीरे करके वृद्धि करेगा और थोड़ा सा शुष्क होता चला जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होता चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो भ्रूणपोष भरा हुआ है, जो खाद्य पदार्थ भरा हुआ है, वो धीरे धीरे करके सूखना स्टार्ट होगा, जिसे हम कहेंगे कि सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं वो जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ में बदलने लग जाएंगे। और जो बीजांड है वो धीरे धीरे करके बेटा बीज में बदलने लग जाएगा। बीजांड जो है वो धीरे धीरे करके बीज में बदलने लग जाएगा। बीजांड के पास जो दो आवरण हैं, एक बाह्य आवरण और दूसरा अंतः आवरण, वो बीज के दो आवरण बनाएंगे। बीज का बाहरी आवरण जिसे बीज चोल कहेंगे। मूंगफली का अगर हम एग्जांपल लें तो मूंगफली का जो रेड छिलका होता है जिसे हम कई बार भून के सुखा के मतलब फेंक देते हैं क्रश करके, तो वो जो रेड छिलका है उसे हम बीज का आवरण कहेंगे। व्हाइट छिलके को नहीं बेटा, व्हाइट छिलका अंडाशय से बना होता है। जो एक्चुअल सीड है, जितने भी बीज होते हैं उनके ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है वो बीजांड का बाह्य आवरण होता है और उसे बीज चोल कहेंगे बीच में। ठीक है, और जो बीजांड का अंतः आवरण है वो बीज का अंतः आवरण बनाएगा जो बाह्य आवरण के साथ अंदर की तरफ जुड़ा हुआ होता है और हल्का सा ऐसा लाइनी लाइनी करके होता है। आप आज जाके सबसे पहले बीज को तोड़ तोड़ के देखोगे, 2-3 टाइप के बीज को देखना, आपको उसमें दोनों आवरण दिख जाएंगे। तो बीजांड का बाह्य आवरण बीज का बाहरी आवरण बीज चोल बनाया,
बीजांड का अंतः आवरण, बीज का अंतः आवरण टैगमैन बनाया। आपसे पूछेगा फिल इन द ब्लैंक में कि बीज के अंतः आवरण को खालिस्तान कहते हैं तो टैगमैन कहते हैं। बीज का अंतः आवरण किस लेयर से बना होता है तो यस, बीज का अंतः आवरण किस लेयर से बना हुआ होता है तो टैगमैन से बना हुआ होता है। सॉरी, बीज का अंतः आवरण जो है वो बीजांड के अंतः आवरण से बना हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, टैगमैन। साथ ही साथ जब बीज पूरा परिपक्व हो गया तो इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ भरा हुआ है भ्रूणपोष के रूप में, ये धीरे धीरे करके ड्राई होना चालू हो जाएगा और इसे हम कहेंगे कि इसके अंदर, बीज के अंदर जो सरल घुलनशील भोज्य पदार्थ है वो धीरे धीरे करके जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ में बदलने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके जो बीज है बेटा वो प्रसुप्ति की अवस्था में चला जाएगा। प्रसुप्ति की अवस्था, सो जाएगा, ठीक है, सुसुप्त अवस्था, ड्राई पड़ा रहेगा। अब जब तक आप उसको ले जाके धरती में नहीं लगा देते, पानी वानी छींच कर उसको अंकुरित नहीं कर देते, उसके अंदर जो चीज सूख गई है उसको वापस घुलनशील नहीं बना देते, तब तक वो किस अवस्था में रहेगा बेटा, प्रसुप्ति की अवस्था में चला जाता है। बीज प्रसुप्ति की अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व बीज जो है वो बना होता है बेटा बीजांड से। पूरा का पूरा बीजांड जो है वो फर्टिलाइजेशन के कुछ समय के बाद बीजांड स्वयं जो है वो काय में बदल जाता है बेटा, बीज में बदल जाता है। तो फिर अंडाशय का क्या होता है, तो जैसे ही बीजांड बीज में बदलने लग जाता है ना, ये बीजांड काय में बदल गया बीज में, अंडाशय बेटा फल में बदलने लग जाता है। अंडाशय फल में बदलने लग जाता है। और अगर हम फलों के प्रकार की बात करें तो फल जो है वो संतरा, मौसम्बी, अमरूद की तरह गूदेदार हो सकते हैं, इनकी तरह गूदेदार हो सकते हैं, या फिर बेटा मूंगफली या सरसों की तरह शुष्क भी हो सकते हैं। मैंने बताया था कि मूंगफली में जो बाहर का व्हाइट छिलका है वो शुष्क फल का एग्जाम्पल है। तो आप कह सकते हो कि फल जो है वो मौसम्बी संतरे की तरह गूदेदार हो सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा अंडाशय फल में परिवर्तित हुआ लेकिन उसके अंदर खाद्य पदार्थ भरा हुआ है और उसको हम बड़े चाव से खाते हैं। और दूसरा शुष्क फल के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मूंगफली, सरसों, इस टाइप के जिनका जो बाहर का आवरण है, बीज के बाहर का आवरण वो सूख गया, तो उसको आप कौन सा फल कहेंगे, शुष्क फल कहेंगे। तो इतनी पूरी कहानी आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार बीज का निर्माण होता है, बीज के आवरणों को क्या क्या कहेंगे। बीज जब सुसुप्ति की अवस्था में चला गया, ठीक है, उसके अंदर पूरा आवरण हार्ड हो गया, उसके अंदर भोज्य पदार्थ सूख गया, तो उसे बीज की प्रसुप्ति की अवस्था कहते हैं। और प्रसुप्ति की अवस्था में जब बीज चला जाता है तो आप फसल को काट लेते हो और उसके बाद फिर उसे सुखा लोगे। वो सूखा हुआ ड्राई बीज है, अब उसको रखा रहने दोगे तब तक जब तक आप उसको पुनः धरती में ले जाकर गाड़ नहीं देते, और उसके बाद फिर उसके ऊपर पानी वानी डालोगे तो धीरे से उसका क्या हो जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। इस प्रकार एक परिपक्व अंडाशय फल में बदलता है और एक परिपक्व बीजांड बीज में बदलता है। अंडाशय बदलता है बेटा फल में और बीजांड बदलता है बीज में, और ये आता है निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत। यहाँ तक की कहानी क्लियर? क्योंकि अब हम आएंगे बेटा फल के प्रकार पे। अब हमें क्या पढ़ना है, फल के प्रकार। ठीक है, फल के प्रकार जो हैं वो, ये तो मैंने बता दिया, संतरे की तरह गूदेदार या मूंगफली सरसों की तरह शुष्क, लेकिन एक्चुअल में फल कितने प्रकार के होते हैं वो अलग से हम समझेंगे। अगर हम फलों के प्रकार की बात करें, इसकी जरूरत नहीं है अभी, लेकिन ये लगेगा अभी थोड़ी देर बाद, तो इसको मैं रहने देती हूँ। मैडम के हाथ दुखने लग जाते हैं, तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो इंगेजिंग बढ़ेगी कैसे चैनल पे? इंगेजिंग नहीं आएगी तो पैसा आना चालू नहीं होगा और फिर हम डिजिटल बोर्ड तक नहीं जा पाएंगे। तो जितनी जल्दी जल्दी आप लोग सपोर्ट करोगे, तो मैं चाहती हूँ इसी ईयर, अभी वाले बच्चों को हमसे सपोर्ट मिले और हम डिजिटल बोर्ड पे आ जाए।
ठीक है, तो क्या करना है आपको, सपोर्ट, ताकि आपको फिर चीजें और एडवांस मिले और जल्दी जल्दी मिले और फिर आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो, फर्स्ट क्लास हो। तो शेयर कीजिए वीडियो को, सपोर्ट कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो तो आप हमें हेल्प भी कर सकते हो, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बेटा वीडियो को शेयर करो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। शेयर करोगे दोस्तों को तो एंगेजिंग बढ़ेगी और उससे हमें और आपको दोनों को ही प्रॉफिट मिलेगा। चलो देखो, अब जो हम समझने वाले हैं वो क्या है बेटा, फल के प्रकार। ठीक है, फल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो फल जो है बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्य फल, ट्रुथ फ्रूट, और दूसरा होता है असत्य फल, दूसरा होता है असत्य फल। सत्य फल क्या है तो समझिए, अगर निषेचन के पश्चात सिर्फ अंडाशय से फल का निर्माण होता है। क्या बोला मैंने, इफ अगर निषेचन के पश्चात सिर्फ पूरा का पूरा अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित होता है, तो इस प्रकार के फलों को सत्य फल कहते हैं। और इसका उदाहरण, बहुत सारे सत्य फल हैं, बहुत सारे सत्य फल में से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आम है, अमरूद है, ठीक है, आम, अमरूद, ये जो सारे हैं, या मूंगफली है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, सत्य फल के एग्जाम्पल है। इसकी कंडीशन क्या है कि जो पुष्प है उस पुष्प का केवल और केवल जो अंडाशय है, केवल और केवल अंडाशय ही किसका निर्माण करे बेटा, फल का निर्माण करे। तो इस प्रकार के फलों को सत्य फल की कैटेगरी में रखा जाता है। अब असत्य फल क्या है मैडम, तो बेटा अंडाशय के अलावा, पुष्प के अंडाशय के अलावा ये क्या है, दल, उसके दल या बाह्य दल भी फल का निर्माण करते हैं, मतलब सब मिल जाएंगे। कौन कौन, ये दल या ये बाह्य दल जो है ये भी मिलकर क्या करेंगे, फल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे फलों को हम बेटा असत्य फल कहते हैं। और असत्य फल का बहुत अच्छा उदाहरण है एप्पल, यानी कि सेब। सेब एक आभासी फल है, आभासी को असत्य फल भी कहा जाता है, या इसे फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। ठीक है, FRUIT, फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, अंडाशय के अलावा अगर पुष्प के अन्य भाग यानी कि उसके दल एवं बाह्य दल या पुष्पासन भी फल निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, तो इस प्रकार के फलों को असत्य फल या आभासी फल कहते हैं। सेब एक प्रकार का आभासी फल है, क्योंकि इसकी जब रचना होती है तो पुष्पासन, दल, बाह्य दल जो है वो सारे के सारे फल के निर्माण में योगदान देते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें बेटा तो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी भी काय का एग्जाम्पल है बेटा, असत्य फल का। अखरोट भी असत्य फल का उदाहरण है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट कैसा फल है, असत्य फल, क्योंकि इसमें अंडाशय के अलावा इसका बाह्य दल, इसका बाह्य दल, इसका दल और इसका पुष्पासन सभी फल निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछ सकता है कि सेब एक आभासी फल है, क्यों, समझाइए। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे कि वे फल जो अंडाशय से मिलकर बनते हैं उन्हें सत्य फल कहते हैं, लेकिन अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे कि दल, बाह्य दल और पुष्पासन से अगर फल का निर्माण होता है तो ऐसे फलों को असत्य या आभासी फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और इसके अंतर्गत सेब भी आता है, क्योंकि ये भी एक असत्य या आभासी फल है, ठीक है। तो फलों के प्रकार की बात करें तो फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य और दूसरा असत्य। सिर्फ अंडाशय अगर फल बनाएगा तो सत्य फल है, अंडाशय के अलावा दल और बाह्य दल और पुष्पासन भी फल बनाएंगे तो असत्य फल है।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है अनिषेक जनित फलन। ठीक है, अनिषेक जनित फलन क्या है समझाइए। मैं सोच रही हूँ आज ये चैप्टर खत्म ही कर देती हूँ, फिर हम सीधे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या है बेटा टॉपिक? अनिषेक जनित फलन क्या है? अनिषेक जनित फलन क्या है? तो अनिषेक जनित फलन को बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी कहते हैं। अनिषेक जनित फलन को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी कहा जाता है। तो क्या है बेटा अनिषेक जनित फलन? तो कुछ पुष्पीय पादप ऐसे होते हैं, कुछ पुष्पीय पादपों में, कुछ पुष्पीय पादपों में अनिषेक मतलब बिना निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनित फलन कहते हैं। अनिषेक जनित फलन कहते हैं। क्या लिखा है हमने? कुछ पुष्पीय पादपों में बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनित फलन कहते हैं। अनिषेक जनित फलन कहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो केला है बेटा, केला यानी कि बनाना है ना, जो केला है ना, केले में ना फल का निर्माण निषेचन के बाद नहीं होता, उसमें निषेचन होता ही नहीं है। इसमें फल का निर्माण वन नाइट में, एक रात में होता है। जैसे ही केले में वृद्धि हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, वृद्धि हार्मोन यानी कि जिब्रेलिन, ठीक है, इसका सीक्रेशन बढ़ गया, तो जैसे ही वृद्धि हार्मोन का सीक्रेशन एकदम से पीक पॉइंट पे पहुंचा, केला अपना वो जो बंडल है ना जिसमें फल का निर्माण होता है, उस डंठल को बाहर फेंक देता है, और इस प्रकार केले में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। तो बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनित फलन कहते हैं या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार पार्थिनोकार्पी है बेटा, ये पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और इस प्रकार जो फल का निर्माण हो रहा है उन फलों को बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो दो लाइनें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहली ये कि अनिषेक जनित फलन का मतलब है बिना निषेचन के फल का निर्माण करना, और इस प्रकार से जिन भी फलों का निर्माण होता है वे फल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी कि अनिषेक जनित फल कहलाते हैं। केला और नाशपाती इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। इसीलिए बेटा इनमें बीज नहीं बनते, इसीलिए इनमें बीज नहीं बनते। केले में कभी देखा है कि बीज का निर्माण हो रहा है? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सीधे फल बन रहा है, और बन किसके कारण रहा है? वृद्धि हार्मोन के सीक्रेशन के कारण, उसमें निषेचन नहीं हो रहा। इसका दूसरा एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, असंग जनन। असंग जनन को बेटा एपोमिक्सिस भी कहते हैं, ठीक है, असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस। क्या है बेटा असंग जनन? तो असंग जनन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के फल का निर्माण नहीं होता, बिना निषेचन के बीज निर्माण होता है। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के बीज निर्माण की प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया अलैंगिक जनन के कारण होती है। ये जो है असंग जनन अलैंगिक जनन का अनुघटक है। असंग जनन जो है
वो अलैंगिक जनन का अनुघटक है, क्योंकि क्या हो रहा है, बिना निषेचन के फल बीज का निर्माण हो रहा है। और बीज का निर्माण हो रहा मतलब कौन सा जनन हो रहा है, लैंगिक जनन तो हो नहीं रहा होगा, तो कौन सा जनन हो रहा है बेटा, अलैंगिक जनन। इसका उदाहरण आप याद रखोगे, घास कुल जिसे कहा जाता है एस्ट्रेंसिया, इसमें जो बीज का निर्माण होता है बेटा वो बिना निषेचन के होता है। एस्ट्रेंसिया जो है घास कुल की एक प्रजाति है एस्ट्रेंसिया, इसमें बीज का निर्माण बिना निषेचन बिना फर्टिलाइजेशन के होता है। वहां कोई नर मादा युग्मक नहीं मिलते, डायरेक्टली बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाता है बेटा, बिना निषेचन के बीज का निर्माण हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, असंघ जनन यानी कि एपोमिक्सिस कहेंगे। तो क्या क्या देखा हमने, अभी अभी जाना नहीं है, रुकना है, अभी मैं और पढ़ाने वाली हूँ, इतने से मेरा पेट नहीं भरने वाला ना, तुम्हारा भरना चाहिए। तो मैंने पहले आपको बीज निर्माण समझाया, बीज निर्माण के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, फल निर्माण, फल के प्रकार, सत्य और असत्य फल, उसके बाद हमने समझा अभी अनिषेक जनित फलन, और इसके बाद लास्टली हमने समझा है असंघ जनन या एपोमिक्सिस। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज छूट गई है बीच में, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं बढ़ रही हूँ इसके आगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज छूट गई है, वो है बेटा जो बीज मैंने आपको पढ़ाया है उसका डायग्राम। ठीक है, मैंने यहाँ से तो बता दिया, लेकिन एक परिपक्व बीज का नामांकित चित्र बनाया क्या, नहीं बनाया। तो हमें बनाना है एक परिपक्व बीज का नामांकित चित्र, क्योंकि पूछ लेता है बेटा, परिपक्व बीज का नामांकित चित्र। तो हम जो बनाएंगे वो होगा बेटा द्विबीजपत्री का। आपकी बुक में जो दिया है वो द्विबीजपत्री बीज का है, तो हम भी द्विबीजपत्री बीज का ही बनाएंगे, जिसमें एक आवरण बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये आवरण बाहर की तरफ है। अब बाहरी आवरण के अंदर फिर एक और दो बीजपत्र होते हैं। यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो बीजपत्र होते हैं। जैसे मूंगफली को खोल के देखोगे तो आपको दो क्या दिखाई देते हैं, बीजपत्र दिखाई देते हैं। अब इस दो बीजपत्र के बाद एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, रुकिए जरा सब्र कीजिए, बना रही हूँ, इतनी जल्दी काय की है, बिल्कुल सब्र नहीं है ना, ना तो मैडम को ना ही बच्चों को। चलो, ये बनाना है बढ़िया सा आपको डायग्राम, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बहुत प्यारा डायग्राम, आप चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ तो मैं बनवा ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देख के बना लेना, इतना काफी है अपने लिए। ये जो मैंने बनाया बेटा, इसे कहा जाता है बीजावरण। वही बीज के दो आवरण, बाह्य और इसके अंदर की तरफ जो रहेगा बाह्य आवरण, जिसे हम कहेंगे क्या, बीज चोल। अब एक इसी में होता है पतली सी लेयर जो होता है बीज का अंतः आवरण, और अंतः आवरण जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, जो इसी से जुड़ा हुआ होता है, अंतः आवरण जो होता है उसे अब भी बताया था मैंने, क्या कहते हैं, उसे टैगमैन कहते हैं। अंतः आवरण को क्या कहते हैं, टैगमैन कहते हैं। तो ये जो है ये अंतः आवरण है, और अंतः आवरण को क्या कहते हैं, टैगमैन कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा दूर रहेगा, क्योंकि ये आवरण है ना, क्योंकि ये क्या है बेटा, आवरण है। आवरण इसको पूरा सिक्योर करके रखेगा चारों तरफ से। ये जो दो मैंने बनाए हैं, ये दो बेटा द्विबीजपत्री के बीजपत्र हैं। ये दोनों वो दो पार्ट हैं जिसे बड़े चाव से हम खाते हैं मूंगफली में। ये दोनों है बेटा बीजपत्र। बीजपत्र के जस्ट ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक संरचना होती है कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी एक संरचना होती है,
इसी संरचना में मूलांकुर भी होता है और इसी संरचना में प्रांकुर भी होता है। इसी संरचना में मूलांकुर और प्रांकुर दोनों होते हैं। ऊपर की तरफ बेटा प्रांकुर होता है और नीचे की तरफ होता है मूलांकुर। थोड़ा और अच्छे से बनाना, बढ़िया दिखना चाहिए। ये जो है ये है बेटा प्रांकुर, ये है बेटा मूलांकुर, और मूलांकुर को ढकने वाला जो हिस्सा होगा उसे मूल गोप कहते हैं। मूलांकुर के ढको ढकने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मूल गोप कहते हैं। और इस प्रकार एक परिपक्व बीज बनता है। ठीक है, तो बीज के पास ज्यादा कुछ नहीं होता। एक वो पार्ट होता है जहां से तना निकलेगा। तना कहाँ से निकलेगा बेटा? प्रांकुर से निकलेगा। एक वो पार्ट होता है जहां से जड़ निकलेगी। जड़ कहाँ से निकलेगी? मूलांकुर से निकलेगी। और चूंकि जड़ निकलने के लिए आवरण को थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही मिट्टी में आप उसको डालो, थोड़े समय जब जड़ निकले तो एकदम से उसको मिट्टी जो है वो डैमेज ना करे, इसीलिए मूलांकुर को ढकने के लिए क्या होता है? मूल गोप। अगर द्विबीजपत्री है तो उसमें बीजपत्री की संख्या 2 होती है। मूंगफली को टुकड़ों में तोड़ो, 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। चने को टुकड़ों में तोड़ो, 2 टुकड़ों में बढ़ जाएंगे। तुअर को 2 टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं। तो जितने भी हिस्से को 2 बराबर भागों में तोड़ा जा सकता है वे द्विबीजपत्री होते हैं। और ये जो संरचना है, ये संरचना एक द्विबीजपत्री बीज की है, जिसके पास बीजावरण है, जिसके पास बीजपत्र है, जिसके पास मूलांकुर है, जिसके पास प्रांकुर है। और इस प्रकार एक परिपक्व द्विबीजपत्री बीज बनता है। और मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आई होप आज जितना भी हमने समझा वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना। एक भी बच्चा कमेंट करके नहीं बताता कि मैडम हाँ हमको अच्छा लग रहा, समझ में आ रहा है, ना ही आप लोग शेयर करते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, फिजिक्स कैसी लग रही है, केमिस्ट्री कैसी लग रही है। हम आपकी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों इतने पक्के घड़े बन जाओगे ना कि कहीं से आपसे भी कुछ भी पूछा जाए आप लोग बताओगे। ठीक है, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अभी तो हमने शुरुआत की है। आगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। हम वन शॉट लेके आएंगे, हम क्विजेस की प्रैक्टिस करवाएंगे, हम आपको सैंपल पेपर देंगे। वेबसाइट हमारी बनी हुई है, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, नोट्स वगैरह भी हम रखेंगे। तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है सरल एकेडमी पे। अभी से इतना डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। बस अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते चलो, ताकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। फाइनेंशियली कैपेबल हो तो क्यूआर आते रहता है, आप थोड़ा बहुत जितना भी सपोर्ट कर सकते हो तो करो प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला लेक्चर और अच्छा होगा, और अब तो बायोलॉजी का हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाय बाय बेटा, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। राधे राधे।